हेलो एवरीवन, आप सभी को आपका प्यारा चैनल बोर्ड एग्जाम बिंदु में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में पुष्पिपातकों के लैंगिक जनन का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी मिल सके। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, परागकण में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो परागकण में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, सी में है विटामिन डी और डी में है विटामिन सी। तो प्यारे बच्चों, परागकण में जो विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन बी। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन सही है, विटामिन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? इमैस्कुलेशन या विपुंसन किससे संबंधित है, किसके संबंधित है? तो इमैस्कुलेशन जो है एक क्रिया होता है जिसमें एंथर को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, उसी क्रिया को विपुंसन कहते हैं। तो इसमें ये किससे संबंधित है? तो ये जो होता है इमैस्कुलेशन जो किया जाता है, तो ये प्यारे बच्चों असल में संकरण के लिए, हाइब्रिडाइजेशन में किया जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर होगा, संकरण। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आजकल तीसरा प्रश्न है। द्विवीय निषेचन की खोज किसने की थी? तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि जो द्विवीय निषेचन की खोज जो है वो किसने की थी? नवाश्चीन ने की थी। तो द्विवीय निषेचन की खोज नवाश्चीन ने की थी। लेकिन निषेचन की जो खोज है, निषेचन की जो खोज है वो किसने की थी? निषेचन की खोज जो है ये स्ट्रासबर्गर ने की थी। स्ट्रासबर्गर। तो प्यारे बच्चों, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि निषेचन की खोज जो है स्ट्रासबर्गर ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द्विवीय निषेचन, ये आपका द्विवीय निषेचन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। तो द्विवीय निषेचन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नवाश्चीन ने की थी। तो नवाश्चीन ने द्विवीय निषेचन की खोज की थी। आज के तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, चौथा प्रश्न पे। सत्फल का निर्माण किससे होता है? तो सत्फल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सत्फल का निर्माण जो है अंडाशय से होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए में ही ऑप्शन अंडाशय दिया हुआ है, बी में दिया बाह्यदल, सी पुमंग और डी बीजांड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडाशय से। तो सत्य फल का निर्माण जो है वो अंडाशय से होता है और असत्य फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाग से होता है। तो इसीलिए उसे असत्य फल कहा जाता है। लेकिन जब किसी फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसे सत्य फल कहा जाता है। यानी कि फल का निर्माण जो है यदि अंडाशय से हो रहा है तो उसे आप बोलेंगे कौन सा फल? उसे बोला जाता है सत्य फल। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडाशय। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का पांचवा प्रश्न है। एनाट्रोपस बीजांड होता है। तो एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? तो ये बीजांड का एक प्रकार है। तो इसमें देखा जाता है कि जो बीजांड है वो सीधा है या उल्टा है या टेढ़ा है। तो किस प्रकार से इसका अरेंजमेंट है, इसका सजावट है? तो एनाट्रोपस बीजांड में, एनाट्रोपस जो बीजांड होता है वो किस प्रकार से होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, उल्टा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है, अनुन्मीलिय परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। तो अनुन्मीलिय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? ए है स्वपरागण, बी है परपरागण, सी ए तथा बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुन्मीलिय परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा स्वपरागण। तो अनुन्मीलिय परागण वाले पौधे में स्वपरागण ये निश्चित रूप से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो आज का सातवां प्रश्न है हमारा। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश करता है। यानी पराग नलिका, जब पराग कण अंकुरित होता है तो पराग नली या पराग नलिका बना देता है, और ये पराग नलिका जो है वो बीजांड में प्रवेश करता है। तो बीजांड में प्रवेश करने के इसके 3 रास्ते होते हैं। एक तो जो होता है माइक्रोपाइल होता है, जिसको बीजांड द्वार कहते हैं, और एक होता है निभाग होता है, चला जा, और दूसरा किसी भी भाग से यदि प्रवेश करता है तो उसको तो मेसोसेमी कहा जाता है। तो यदि बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश करता है तो उसे पोरोगेमी कहा जाता है, और चलाजा से अगर करेगा तो उसको चलाजोगेमी,
और अगर चलाजा और बीजांड द्वार के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाग से करेगा तो मेसोगेमी होगा। तो आइए देखते हैं। तो पराग नली का बीजांड द्वार से बीजांड काव्य में प्रवेश कहलाता है। तो यहाँ पर पराग नली का बीजांड द्वार से प्रवेश कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पोरोगेमी। करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि पोरोगेमी हो जाएगा। पोरोगेमी हो जाएगा, पोरोगेमी। तो इसमें किसके द्वारा प्रवेश किया जा रहा है? बीजांड द्वार से, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा पोरोगेमी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 8वां प्रश्न है। पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो जो नर युग्मक होता है उसका निर्माण इनमें किसके विभाजन से होता है? ए है कायिक कोशिका, तो ये तो होगा नहीं। बी लघु बीजाणु, सी जनन कोशिका और डी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो इसका आंसर होगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि इसको बोलते हैं शॉर्ट में एमएमसी कहा जाता है। तो शॉर्ट में एमएमसी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसके वजह से परागकण यानी कि नर युग्मक का निर्माण होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 9वां प्रश्न है। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? यानी कि एक जो कोशिका है या किसी भी पादप को लीजिए, किसी भी पादप से अगर एक कोशिका को लेते हैं और उससे पूर्ण पौधा बन जाता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को प्यारे बच्चों टोटीपोटेंसी कहा जाता है। तो इस गुण को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, टोटीपोटेंसी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे जो 10 नंबर प्रश्न है, कमल में परागण होता है। तो कमल में परागण किसके द्वारा होता है? ए है जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी कीट द्वारा और डी इन सभी के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि जानते हैं कि कमल जो है जल में उगने वाला ये पादप है। तो कमल जल या कीचड़ में होता है। तो ये जल या कीचड़ समझकर आप लोग जल द्वारा मत इसको मार देना, क्योंकि इसका जो पुंकेसर होता है वो जल के ऊपर उठा रहता है, इसलिए कभी भी जल द्वारा इसमें परागण नहीं होगा। इसमें जो परागण होता है वो कीट द्वारा होगा। तो इसलिए कमल में जो परागण होता है वो कीट द्वारा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बहुत सारे बच्चे जो है जल द्वारा मारते हैं, जो कि गलत है। जल के द्वारा इसमें परागण नहीं होगा। तो कमल में परागण किसके द्वारा होगा? कीट द्वारा होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कीट द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर आपके सामने मैं ये वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। इसीलिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट्स भी करते रहें। तो अगले 11वां प्रश्न पे चलते हैं। पुष्प बंद रहते हैं, उसे कौन सा पुष्प कहा जाता है? तो जो पुष्प बंद रहता है उसको कौन सा पुष्प बोलेंगे? उसको कहा जाता है क्लिस्टोगेमी। तो जो पुष्प बंद रहता है यानी कि खिलता नहीं है, उसको कहा जाता है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी कहा जाता है, क्लिस्टोगेमी होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, क्लिस्टोगेमी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 12वां प्रश्न है। जब जयांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, यानी कि जयांग में स्त्रीकेसर जो है, जितने भी स्त्रीकेसर होता है सब अगर जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए हो गया वी युक्तांडपी, बी एकांडपी, सी बहुआंडपी और डी होगा युक्तांडपी। तो प्यारे बच्चों, जब जयांग में स्त्रीकेसर जो है वो सारे के सारे जुड़े होते हैं तो उस केस को क्या कहा जाता है? उस केस को यहां पर बोलेंगे हम युक्तांडपी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी होगा, युक्तांडपी हो जाएगा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, युक्तांडपी। और अगर सारे स्त्रीकेसर अलग अलग होता है तो उसे बोलते हैं वियुक्तांडपी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 13वां प्रश्न है। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए जो होता है द्विलिंगी पुष्प के लिए, बी एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, सी एक लिंगी नर पुष्प के लिए, डी एस्टैमिनेट पुष्प के लिए। तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसे किया जाता है? ये पिस्टिलेट शब्द का जो प्रयोग जो है वो किया जाता है एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, और एस्टामिनेट पुष्प का प्रयोग जो किया जाता है वो एक लिंगी पुरुष पुष्प के लिए। एस्टामिनेट भी होता है, एस्टामिनेट। तो एस्टामिनेट का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? एक लिंगी
नर पुष्प के लिए किया जाता है। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है आपसे पिस्टिलेट, ये देखिए पिस्टिलेट पूछा जा रहा है, तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग जो है वो एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन कायिक परिवर्धन नहीं है? तो इसमें से किसके द्वारा कायिक परिवर्धन नहीं हो रहा? ए है परकंद, बी चूसक, सी शाखा, डी चल बीजाणु। तो देखिए परकंद द्वारा भी होता है, चूसक द्वारा भी होता है, शाखा द्वारा भी होता है, लेकिन चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो चल बीजाणु जो होगा, चल बीजाणु द्वारा जो होता है ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन का भाग है, तो ये कायिक परिवर्धक नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 15वां प्रश्न है, परागकण हो सकते हैं। तो परागकण किस तरह के होते हैं? ए है गेमेटोफाइट, बी सजावटी और सी एलर्जी कारक और डी इनमें सभी। तो जो परागकण है वो एलर्जी कारक हो सकते हैं, सजावटी तो होंगे नहीं, गेमेटोफाइट होंगे नहीं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सी, एलर्जी कारक हो सकते हैं। तो परागकण एलर्जी कारक होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 16वां प्रश्न है, अर्थोट्रॉपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। तो जो अर्थोट्रॉपस जो बीजांड होता है ये एक प्रकार का बीजांड का प्रकार है, तो इसमें बीजांड द्वार और निभाग का जो अरेंजमेंट होता है वो सजावट होता है, वो किस तरह से होता है? यानी कि बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होगा। इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड होता है वो वृत्त से सीधी रेखा में होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 17वां प्रश्न है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का मुख्य स्थल क्या है? तो जो पुष्पी पादप होता है उसमें लैंगिक जनन का मुख्य स्थल जो होता है, मुख्य स्थान होता है, वो फूल होता है, पुष्प होता है, फ्लावर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो फूल, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का मुख्य स्थल क्या है? फूल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 18वां प्रश्न है, पुष्प के नर जनन अंग संरचना को क्या कहते हैं? तो पुष्प के जो नर जनन संरचना होता है उसको क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पुमंग। यानी कि पुष्प के नर जनन अंग के जो संरचना होता है उसको पुमंग कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 19वां प्रश्न है, हरकोगेमस पुष्प निम्न में से कौन है? ए है कनेर, बी है मदार और सी है गुलाब और डी है जंगली मटर। तो हरकोगेमस जो होता है इसमें किसमें होगा? तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि मदार में जो है हरकोगेमस पुष्प होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मदार। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 20वां प्रश्न है, चींटियों द्वारा परागण जो होता है उसे क्या कहते हैं? चींटियों द्वारा परागण को कहते हैं, ए हो गया अर्निथोफिली, बी मर्मिकोफिली, सी मैलिकोफिली, डी हो गया कैरिप्टेरोफिली। तो अर्निथोफिली तो पक्षी द्वारा होता है, ये परागण जो होता है अर्निथोफिली ये पक्षी द्वारा होगा, पक्षी के द्वारा होता है, तो उसको अर्निथोफिली कहा जाता है। माइर्मिकोफिली जो होता है वो चींटी द्वारा होता है, तो उसको माइर्मिकोफिली कहा जाता है। और मैलोकोफिली जो होता है ये घोंघा द्वारा होता है, इसको माइर्मिकोफिली कहा जाता है, मैलोकोफिली, तो ये घोंघा द्वारा होगा। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, माइर्मिकोफिली। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 21वां प्रश्न है, चिर अस्थाई बाह्य दल, यहाँ पर बाह्य दल होना चाहिए, चिर अस्थाई बाह्य दल, ये बाह्य दल होता है, चिर अस्थाई बाह्य दल। तो चिर अस्थाई जो बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो चिर अस्थाई बाह्य दल वो बाह्य दल होता है जो फल के साथ जो है वो जुड़ा रहता है, वो झड़ता नहीं है। तो इसमें देखिए बैगन में देखेंगे आप लोग, तो जो बाह्य दल होता है वो फल के साथ जुड़ा रहता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बैगन हो जाएगा। तो बैगन में चिर अस्थाई बाह्य दल पाया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 22वां प्रश्न है, पुमंग के इकाई सदस्य को क्या कहते हैं? तो पुमंग किसे बना होता है? पुमंग के इकाई सदस्य को क्या बोलते हैं? तो पुमंग के इकाई सदस्य को पुंकेसर कहा जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पुंकेसर, यानी कि स्टामेन, स्टामेन होता है पुंकेसर। तो पुंकेसर स्टामेन को पुमंग का इकाई सदस्य कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर। 23वां प्रश्न पे चलते हैं, जयांग के इकाई सदस्य को क्या कहते हैं? जयांग यानी कि गाइनोसियम के इकाई सदस्य को क्या बोलेंगे? स्त्रीकेसर। तो स्त्रीकेसर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, स्त्रीकेसर जयांग के इकाई सदस्य को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 24वां प्रश्न है, एक प्रारूपी पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं? तो किसी भी प्रारूपी पुष्प में 4 चक्र होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 4 चक्र में बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, 4 चक्र होता है। बाह्य दल, दल,
उसके बाद पुंकेसर, पुंकेसर तथा स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर, ये 4 जो है चक्र पाए जाते हैं एक प्रारूपी पुष्प में। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4। तो एक प्रारूपी पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं, 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न है नर तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो नर तथा मादा युग्मक का जो फ्यूजन होता है, संलयन होता है, उस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है। तो ये निषेचन होगा, नर तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो प्रैक्टिस सेट लाऊंगा उसमें तीसरा चैप्टर होगा जिसका नाम है मानव जनन। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूले। हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराते हैं, तो हर चैप्टर का 2 या 3 प्रैक्टिस सेट होता है। तो ये जो है इस चैप्टर का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आने वाली वीडियो में मैं मानव जनन का प्रैक्टिस सेट 1 लाऊंगा, तो उसको भी देखना ना भूले। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।